माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो? गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। मैं योगेश पटेल, पटेल केमिस्ट्री क्लासेस में आप सभी को लेके आया हूँ बिलियन का लेक्चर नंबर 3, जिसमें हम लास्ट वीडियो में हमने स्टडी किया था कि बिलियन में हमने हेनरी नियम का नला बताया हुआ था। तो कि हेनरी के नियम में हमने दो क्वांटिटी ली थी। हमने बिलियन के लिए जो बताने के लिए जो क्वांटिटी ली थी, एक को हमने डब्लू माना था मात्रा के लिए और दूसरा मोलर मात्रा के लिए हमने एम माना था। तो हमने डब्लू के लिए फार्मूला प्रूफ कर दिया था और एम के लिए फार्मूला आज प्रूफ करेंगे। ये फार्मूला देखिएगा जो हमने लिया था। तो अगर वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से कहना चाहूँगा कि जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन को ऑन कर दें, जिससे आने वाले वीडियो आपको अच्छे से प्राप्त हो सकें और जिससे आपकी तैयारी में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, अब हम टाइम ना लेते हुए वीडियो को आगे कंटिन्यू करते हैं। हमने आपके लिए मोलर क्वांटिटी की बात करते हैं तो मोलर क्वांटिटी एम जो है वो पार्शियल, जो हेनरी का नियम था उन्होंने बताया था कि जो पदार्थ की जो गैसीय मात्रा है वो आंशिक दाब के समानुपाती होती है। गैसीय जो मात्रा थी ना वो किसी भी द्रव में जब हम गैस को घोलते हैं तो उसकी जो मात्रा है आंशिक दाब के समानुपाती होती है। एक तो हमने डब्ल्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम, डब्ल्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हमने पी माना था। तो हमने जब हम प्रोपोर्शनल टू समानुपाती को हटाते हैं तो उसकी जगह के एच ले लेते हैं। के एच क्या है? हेनरी स्थिरांक है। अब हेनरी स्थिरांक जो है, अगर हेनरी स्थिरांक की वैल्यू हमेशा किस में होती है? बार में हो सकती है। वो देखना पड़ेगा आपके लिए वैल्यू किस में दे रखी है। बार हो सकता है आपके पास में, पास्कल हो सकता है, वायुमंडल हो सकता है, टॉर हो सकता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर हो सकता है। ये सब दाब की यूनिट्स हैं। अब हम दूसरी क्वांटिटी लेते हैं, मोलर क्वांटिटी के पदों में देख लेते हैं। तो एम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी। एम यहाँ पर क्या है? पदार्थ की मात्रा है, मोलर मात्रा की बात कर रहे हैं। पदार्थ की जो मोलर मात्रा है वो एम आ गई आपकी। और दूसरा देख लीजिए यहाँ पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी है, पी आंशिक दाब है। तो एम, अब हम जब समानुपाती को हटाते हैं तो उसकी जगह पे क्या ले लेते हैं? कोई भी स्थिरांक ले लेते हैं। तो एम इजिकल टू के एच पी। के एच क्या है? हेनरी स्थिरांक है। अब इसी हेनरी के नियम के लिए हम क्या करते हैं? मोल अंश के पदों में लिखते हैं। किसके? मोल अंश के अगर पदों में ले लें तो x इजिकल x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p, x समानुपाती p हो जाएगा। तो x बराबर के एच पी, जहाँ के एच हेनरी स्थिरांक है तो के एच इजिकल टू एक्स अपॉन पी हो जाएगा। तो p इजिकल टू एक्स अपॉन के एच। अब नोट, के एच का मान गैसों की प्रकृति पर निर्भर करता है। जो के एच हेनरी स्थिरांक है उसका मान गैसों की प्रकृति पर निर्भर करता है। समान ताप पर दो भिन्न भिन्न गैसों के लिए के एच का मान भिन्न भिन्न होता है। अगर गैसें अलग अलग हैं तो टेम्परेचर कितना भी फिक्स कर दीजिए, क्योंकि उनकी मॉलिक्यूलर कंसंट्रेशन अगर भिन्न भिन्न है तो जो गैसों का मान है वो कैसा रहेगा? भिन्न भिन्न रहेगा। अब देखिए हम सेकंड पॉइंट की बात कर लेते हैं। तो सेकंड पॉइंट है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के लिए ताप बढ़ाने पर, हमने क्या किया? नाइट्रोजन ऑक्सीजन का ताप बढ़ाने पर के एच का मान भी बढ़ता है। जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा वैसे वैसे हेनरी स्थिरांक का मान भी बढ़ता है। तो के एच डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तीसरा पॉइंट है हमारे पास में, गर्म जल की अपेक्षा ठंडे जल में ऑक्सीजन की विलयता या मात्रा अधिक होती है। इसी कारण जलीय जीव गर्म जल की अपेक्षा ठंडे जल में अधिक सहज महसूस करते हैं। जलीय जीव इसी वजह से करते हैं, ठंडे जल में बहुत ज़्यादा सहज महसूस करते हैं। दूसरा मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम जैसे जैसे ऊंचाई पर ऊपर जाते हैं तो हमें सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगती है, क्योंकि जैसे जैसे ऊपर जाते हैं तो ऑक्सीजन का लेवल घटने लगता है, ऑक्सीजन विलयता कम हो जाती है। वैसे ही तो हमारे लिए यहाँ पर क्या होता है? सांस लेने में घुटन होना प्रारंभ हो जाती है। और ऐसे ही लोगों के लिए एक बीमारी भी हो जाती है, उसे कहते हैं अनॉक्सिया। एनॉक्सिया में मानसिक विकास होना कम हो जाता है। इसके बाद है हेनरी के नियम की सीमाएं। अब ये नियम ना तो उच्च ताप पर लागू होता है ना निम्न ताप पर लागू होता है। तो यहाँ पहले से वो रखा, दाब बहुत अधिक उच्च नहीं होना चाहिए, ताप बहुत कम नहीं होना चाहिए, गैस की द्रव में विलयता कम होनी चाहिए। गैस की द्रव में विलयता कैसी होगी? कह रहे हैं गैस की द्रव विलायक के साथ कोई क्रिया नहीं होनी चाहिए। अब हमने हेनरी का जो नियम में फार्मूला ड्राइव किया था उसके लिए हम उसे हमने समझाने के लिए एक न्यूमेरिकल दे रखा है। यहाँ का है, एथेन गैस के संतृप्त विलयन में एथेन गैस की मात्रा 5 × 10⁻³ है। हेनरी
स्थिरांक की गणना करो यदि एथेन का पार्शियल प्रेशर 1 बार है। तो m बराबर दे रखा है, मात्रा दे रखी है m इजिकल टू 5×10⁻³ बार ग्राम बार दे रखी है। तो p बराबर 1 बार देख रहा, फार्मूला हमने यहीं पे प्रूफ किया हुआ है। तो KH इजिकल टू m/p हो जाएगा। तो m की वैल्यू दे रखी 5×10⁻³ 1 से मत से डिवाइड करेंगे तो KH का मान आ जाएगा आपका KH इजिकल टू 5×10⁻³ बार। ठीक है, 3 बार आ गया है। अब देखिए हम इसके बाद बात कर लेते हैं एप्लीकेशन ऑफ हेनरी लॉ। हेनरी लॉ के अनुप्रयोग की बात कर लेते हैं कि हेनरी लॉ का कहाँ कहाँ पर प्रयोग किया जाता है और दैनिक जीवन में इसके फायदे कहाँ कहाँ पर हैं। सबसे पहला तो देखिएगा, हम जो कोल्ड ड्रिंक है और सोडा वाटर है, तो सोडा वाटर में ऑक्सीजन की विलयता को बढ़ाने के लिए हम ऑक्सीजन की विलयता को बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, जो कोल्ड ड्रिंक और सोडा वाटर की बोतल होती है उसे उच्च दाब पर बंद करते हैं जिससे कार्बन डाइऑक्साइड की विलयता बढ़ जाए। दूसरा देखिएगा यहाँ पर पॉइंट है कि जिस गहरे समुद्र में गोताखोर दाब को स्थिर बनाए रखने के लिए सांस लेने के लिए हीलियम, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के मिश्रण का प्रयोग करते हैं, जिसमें हीलियम 11.7%, नाइट्रोजन 32.1% और ऑक्सीजन 56.2% होता है। तीसरा है कि हमने अभी मैंने आपको बताया हुआ था कि ऊपर जाने पर ऑक्सीजन विलयता घट जाती है। देखिए हमने तीसरा पॉइंट भी यही अनुप्रयोग भी यही कहता है, पहाड़ों पर रहने वाले लोगों के रक्त में ऑक्सीजन की विलयता कम होने के कारण एनॉक्सिया नामक रोग हो जाता है। इस रोग के कारण मानसिक क्षमता कम हो जाती है। इस रोग से क्या होता है, मानसिक क्षमता कम हो जाती है और लोगों का व्यवहार चिड़चिड़ा हो जाता है। इसी वजह से जो पहाड़ी क्षेत्र में लोग रहते हैं उनकी डिसीजन मेकिंग पावर कैसी होती है, बहुत कम होती है। हम सीमाएं पीछे स्टडी भी कर सके, हम दोबारा समझ लेते हैं हेनरी के नियम की सीमाएं। इस नियम की प्रमुख सीमाएं निम्नलिखित हैं। पहला है कि दाब उच्च नहीं होना चाहिए, ताप बहुत कम नहीं होना चाहिए। तीसरा पॉइंट दिया, गैस की विलायक में विलयता कम होनी चाहिए। गैस की मॉलिक्यूलर स्टेट लिक्विड व गैस दोनों में विलायकों में समान होनी चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वेपर प्रेशर, वाष्प दाब क्या होता है। अब यहाँ वाष्प दाब जो है ना, यहाँ गतिक साम्य की बात करेंगे, गतिक साम्य, क्योंकि वेपर प्रेशर जो होता है द्रव और वाष्प के बीच में जो दाब उत्पन्न हो रहा है, द्रव से कोई पदार्थ वाष्प में परिवर्तित हो रहा है, उन दोनों के बीच में जो दाब उत्पन्न होता है उसे हम कहते हैं वेपर प्रेशर। तो हमने यहाँ डेफिनेशन लिखी हुई है यहाँ इसकी, गतिक साम्य की अवस्था में द्रव की वाष्प के द्वारा द्रव की सतह पर लगाए गए दाब को वाष्प दाब कहते हैं। वाष्प दाब दो कारकों पर निर्भर करता है। पहला कारक है टेम्परेचर यानी कि ताप, और दूसरा कारक है प्रेशर के कारण उत्पन्न IMF, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। इसे बोलते हैं अंतराआण्विक आकर्षण बल। हम पहले की बात कर लेते हैं टेम्परेचर की। तो ताप बढ़ाने पर वाष्प दाब बढ़ता है। टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेपर प्रेशर, क्योंकि जैसे जैसे ताप बढ़ाएंगे तो वाष्प की दर बढ़ जाएगी और वाष्प दाब भी बढ़ जाएगा। दूसरा है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स IMF। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स इंक्रीज होने पर वेपर प्रेशर घटता है, यानी कि अंतराआण्विक आकर्षण बल का मान बढ़ेगा तो वाष्प दाब घटेगा, क्योंकि अणुओं को बांधने वाली ऊर्जा बढ़ने लगेगी और वेपर की मात्रा घटने लगेगी। तो क्या होगा बेटा, वाष्प दाब घट जाएगा। अब इसकी यूनिट की बात कर लेते हैं, यूनिट ऑफ वेपर प्रेशर की बात कर लेते हैं। तो जो वेपर प्रेशर में जो प्रेशर है, तो प्रेशर की बहुत सारी यूनिट्स को हम स्टडी करते हैं। तो इनकी जो यूनिट्स हैं वो दे रखी हैं। पहली यूनिट्स है हमारे पास में वायुमंडल यानी कि ATM, दूसरा दिया है बार, तीसरा पास्कल, नेक्स्ट है न्यूटन मीटर स्क्वायर, नेक्स्ट है मिलीमीटर मरकरी यानी mmHg, और लास्ट यूनिट है टॉर। यहाँ इस यूनिट को कन्वर्जन भी बता रखा है हमने, क्योंकि आपको आगे न्यूमेरिकल्स में अगर कहीं एटम में दिया है बार में चेंज करना है तो वो कन्वर्जन भी बता रखा है जिसमें प्रॉब्लम ना हो।
1 atm इज इक्वल टू 1.0135 बार होता है और एक वायुमंडल बराबर 1.10135 न्यूटन मीटर स्क्वायर या पास्कल। न्यूटन मीटर स्क्वायर और पास्कल दोनों ही इक्वल होते हैं। नेक्स्ट है 1 atm इज इक्वल टू 1 atm इज इक्वल टू 760 mmHg या टॉर। यहाँ मिलीमीटर मरकरी और टॉर दोनों एक दूसरे के बराबर होते हैं। नोट को देख लीजिएगा, यहाँ पर किसी शुद्ध द्रव का वाष्प दाब एक निश्चित ताप पर स्थिर होता है या निश्चित होता है, उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। बोर्ड के एग्जाम के रिगार्डिंग हमने आपके लिए रॉल्ट का नियम जो है ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हर लास्ट ईयर भी आया था और हर साल कहीं ना कहीं पूछ लिया जाता है ऐसे। तो ये नियम क्या होता है, रॉल्ट एक इंग्लिश वैज्ञानिक थे, उन्होंने एक नियम प्रस्तुत किया और उन्होंने ये नियम था वो नियम दर्शाता है विलयन की जो अपेक्षिक दाब है, विलयन का अपेक्षिक वाष्प दाब है और मोल प्रभाज के बीच संबंध को स्पष्ट करता है। तो इस नियम के अनुसार किसी विलयन के वाष्प दाब का अपेक्षिक अपनमन विलयन के मोल अंश के बराबर होता है, या मोल अंश कह लीजिए या मोल प्रभाज कह लीजिए, एक ही बात है। अब मोल अंश के बराबर होता है। माना विलयन में विलय एवं विलायक के वाष्पदाब क्रमशः P0 व PS हैं और इनके मोलों की संख्या स्मॉल n व कैपिटल N है। तो रॉल्ट के नियम से, तो रॉल्ट का नियम P0 माइनस PS अपॉन P0 इज इक्वल टू N अपॉन N प्लस कैपिटल N होगा। चल N होगा इसे, हाँ देखिएगा बेटा, स्मॉल n अपॉन स्मॉल n प्लस कैपिटल N इजिकल टू x होता है। तो P0 माइनस PS अपॉन P0 इजिकल टू x, ये है रॉल्ट का नियम। और निश्चित ताप पर आदर्श विलयनों के लिए रॉल्ट का नियम क्या होगा, तो आदर्श विलयन उसमें एक विलय पदार्थ होगा दूसरा विलायक होगा। तो हमने दो अवयव ले लिए A और B। A अवयव का देखिए क्या दिया है, P A डैश डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स ए, क्योंकि दोनों का जो वाष्पदाब होता है मोल प्रभाज्य के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है, बराबर होता है। तो वैसे दूसरे अवयव के लिए P डैश B डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स बी। अब समानुपाती को जब हम हटाते हैं तो उसकी जगह पे क्या ले लेते हैं, कोई स्थिरांक ले लेते हैं। तो P डैश A इजिकल टू एक्स ए P0 A, ऐसे वही हो जाएगा P डैश B इजिकल टू एक्स बी P0 B। अब ये P डैश A और P डैश B बराबर होता है PS, तो PS इजिकल टू एक्स ए P0 A प्लस एक्स बी P0 B। अब इस ये है आदर्श विलयनों के लिए, तो जहाँ दे रखा है P0 A और P0 B अवयवों का शुद्ध अवस्था में वाष्पदाब है और XA और XB मोल अंश की बात कर रहे हैं। तो इस पर हमने एक न्यूमेरिकल दे रखा है 0.15 मोल वाष्पदाब आवाष्पशील विलय के एवं 0.85 मोल वाष्पशील विलायक के परस्पर मिलकर एक विलयन का निर्माण करते हैं जिसका वाष्पदाब 120 mmHg है। शुद्ध वाष्पशील विलायक के वाष्पदाब का मान ज्ञात कीजिए। तो स्मॉल n बराबर 0.15 दे रखा है, स्मॉल कैपिटल N इजिकल टू 0.85 मोल दिया है और PS आपको दे रखा है 120। और इसके बाद में हम क्या करेंगे, रॉल्ट का नियम निकाल देंगे। तो P0 माइनस PS अपॉन P0 इजिकल टू स्मॉल n अपॉन स्मॉल n प्लस कैपिटल N। सबकी वैल्यू पुट करेंगे और सेल की जो वैल्यू पुट करेंगे और सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने के बाद में P0 इजिकल टू 141.1 mmHg आ जाएगा। ये न्यूमेरिकल भी रॉल्ट के नियम पे हर साल बोर्ड के एग्जाम में पूछा जाता है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आता है। इसके बाद में है आदर्श व अनादर्श विलयन, आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। अब हम यहाँ पर सबसे पहले ये दो टाइप्स के होते हैं। आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है, सभी ताप दाब की स्थिति में रॉल्ट के नियम का पालन करता है, चाहे ताप में परिवर्तन हो, चाहे दाब में परिवर्तन हो, चाहे आयतन में परिवर्तन हो, बट रॉल्ट के नियम से कोई भी विचलन प्रदर्शित नहीं करता है। बट नॉन आइडियल जो सॉल्यूशंस होते हैं वो विचलन प्रदर्शित करते हैं और ये दो टाइप के होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो हम
सबसे पहले बात करते हैं आइडियल सॉल्यूशंस की। तो आइडियल सॉल्यूशंस क्या हैं? वह विलयन जो सभी ताप एवं सांद्रताओं पर राल्ट के नियम का पूर्णता पालन करते हैं आदर्श विलयन कहलाते हैं। वैसे नेचर में कोई भी विलयन आदर्श नहीं होता। आदर्श बोले अगर आइडियल बोले तो हाइपोथेटिकल है, ये कभी भी प्रैक्टिकली नहीं होता है। कोई भी विलयन प्रैक्टिकली आदर्श विलयन नहीं होता है। नेक्स्ट टॉपिक की हम बात कर लेते हैं, आदर्श विलयनों की प्रॉपर्टीज़ की बात कर लेते हैं कि आदर्श विलयन किस टाइप के कैरेक्टर्स दिखाते हैं, गुण क्या होते हैं। तो इनके गुण जो है प्रमुख गुण निम्नलिखित हैं। पहले पॉइंट की हम बात करते हैं तो विलयन का प्रेक्षित वाष्पदाब एवं परकलित वाष्पदाब बराबर होता है, यानी कैलकुलेटिव वेपर प्रेशर एंड ऑब्जर्व वेपर प्रेशर दोनों का मान कैसा होता है? इक्वल होता है, क्योंकि भैया होगा ही इक्वल, क्योंकि सोल्यूशन कैसा है? आइडियल सोल्यूशन है। दूसरे पॉइंट की बात करते हैं, विलय एवं विलायक को परस्पर मिलाने पर ना तो ऊष्मा उत्सर्जित होती है और ना ही ऊष्मा अवशोषित होती है। डेल एच मिक्सर इज इक्वल टू 0 रहता है। तीसरा दिया है, नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात कर लेते हैं कि विलय का आयतन प्लस विलायक का आयतन बराबर विलयन का आयतन होता है। डेल वी मिक्सर इज इक्वल टू 0। यहाँ पर आयतन में भी कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, ना तो ऊष्मा में कोई परिवर्तन होता है ना आयतन में कोई परिवर्तन होता है। आगे देखते हैं, ए व बी के कणों के मध्य लगने वाला अन्योन्य आकर्षण बल का मान ए व बी के कणों के मध्य लगने वाले अन्योन्य आकर्षण बल के मान के बराबर होता है। तो ना तो भैया ए के बीच में आकर्षण बल होता है ना बी के बीच में होता है। यहाँ प्रेक्षित क्वथनांक का मान परकलित क्वथनांक के मान के बराबर होता है, यानी कैलकुलेटेड बॉइलिंग पॉइंट और ऑब्जर्विंग बॉइलिंग पॉइंट आर इक्वल, दोनों ही इक्वल होते हैं। अब नेक्स्ट नोट हमने यहाँ पे भी लिख दिया है, क्योंकि इसके अंदर कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं जो हम आप कभी स्टडी नहीं करते हैं, जो कंपटीशन एग्जाम में पूछी जाती हैं कि समान मॉलिकुलर स्ट्रक्चर एवं समान ध्रुवणता रखने वाले विलय एवं विलायक परस्पर मिश्रित होकर आदर्श विलयन बनाते हैं। ऐसे विलय और विलायक हों जिनके मॉलिकुलर स्ट्रक्चर भी समान हो और पोलरिटी भी समान हो, यानी आयनिक है तो आयनिक हो, नॉन आयनिक है तो नॉन आयनिक हो, दोनों को मिला दिया जाएगा तो बनने वाला विलयन कैसा होगा? आइडियल सोल्यूशन। हम इसे समझाने के लिए हमने आइडियल सॉल्यूशंस के एग्जांपल दे रखे हैं, जैसे बेंजीन भी एरोमेटिक कंपाउंड है और टॉलिन भी एरोमेटिक कंपाउंड है। बेंजीन और टॉलिन को मिला दीजिए तो उनका जो मिक्सचर तैयार होगा वो डेट्स आइडियल सॉल्यूशन। बेंजीन टॉलिन का मिक्सचर आइडियल सॉल्यूशन हो जाएगा, एन हेक्सेन एन हेप्टेन का हो जाएगा। एन हेक्सेन और एन हेप्टेन भी आइडियल सॉल्यूशन बनाते हैं। नेक्स्ट आपके पास में है एथिल क्लोराइड और एथिल ब्रोमाइड भी आइडियल सॉल्यूशन बनाएंगे। इसके बाद में देखिएगा कार्बन टेट्राक्लोराइड है और सिलिका टेट्राक्लोराइड है, ये भी आपका क्या बनाएंगे? आइडियल सॉल्यूशन। इसके बाद ब्यूटाइल क्लोराइड ब्यूटाइल ब्रोमाइड ले लीजिए, वो भी बनाएंगे आपका आइडियल सॉल्यूशन। और नेक्स्ट ले लीजिए क्लोरोबेंजीन ले लीजिए और ब्रोमोबेंजीन ले लीजिए, वो भी आइडियल सॉल्यूशन हो जाएगा। थैंक यू।